नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा से तीसरा संचयन से लेसन का नाम है टोपी शुक्ला और इसके लेखक है राही मासूम रजा। लेखक है राही मासूम रजा। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, उसको अच्छा नहीं लगा, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। देखा, मतलब कि न चाह उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी वो उसके साथ में बात कर रहा था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। घपला मतलब गड़बड़। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं, बल्कि बेमानी है। बेमानी यानी बिना मतलब। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपरा, प्रथा। हमें क्या करना है? अगर हमें टोपी शुक्ला लेसन देखना है तो पहले हमें इफ़न के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों में से किसी एक को छोड़कर तो हमारी कहानी पूरी ही नहीं हो सकती है। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कहानी का नाम क्या है? टोपी शुक्ला। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। डेवलपमेंट मतलब क्या? कि उनमें जो भी कुछ बदलाव, जो भी कुछ बदल थे, वह अलग अलग टाइप से थे। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है, अटूट न टूटने वाला। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का अटूट यानी न टूटने वाला हिस्सा है। दोनों में अलग अलग घर में जन्म होने के बावजूद भी। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ?
क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि यहाँ पर हम कहते समय ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम सच में भाई भाई हैं तो हम कहते नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों कहें? मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। चरित्र यानी कैरेक्टर हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। अभी हम देखेंगे इफ़न के बारे में। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर मतलब ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले, परंतु वसीयत वसीयत यानी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का प्रबंध वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला इस्लाम का एक पवित्र स्थान। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। दफन करना मतलब गाड़ना। मुर्दे को क्या करते हैं? कब्र में गाड़ते हैं, उसको कहते हैं दफन करना। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी नियमित रूप से जो नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं नमाजी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका मतलब क्या, एक टोटका भी जरूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। पाबंद मतलब नियमित रूप से करना, बंधा हुआ। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक, चेचक क्या है? एक संक्रामक रोग, बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूरबी बोलती रही। पूर्वी मतलब पूरब में बोली जाने वाली लोकल लैंग्वेज। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का। मतलब क्या कि उनका मन किया कि गाना बजाए गाए, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था? ऐसा मौलवी के घर में अलाउड ही नहीं होता था। बेचारी दिल महसूस करेगी। दिल महसूस ना, दिल की बात दिल के अंदर ही रह गई, वो कुछ
कर नहीं पाई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया। जश्न यानी उत्सव। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों को इस फर्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। नाक नक्शा रूप रंग। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई। तरसना मतलब उस चीज़ का शॉर्टेज होना, न मिलना, जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शप्पड़ जी भर के खा लेती। लपड़ शप्पड़ दिल भर कर। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। ये क्या है? इस्लाम के पवित्र स्थान है। तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा जवनू, तुसे हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दी हो। मतलब क्या? तुमसे अगर हमारी लाश को संभाला नहीं जाता है तो मेरे घर पर भेज दियो, मतलब उनके मायके। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला जो विभाग होता है उसको कहते हैं कस्टोडियन। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं? उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार यानी बहुत सारी चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी? वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। पोस्टिंग मतलब नौकरी का वर्तमान स्थान, जहाँ पर वो काम कर रहे थे। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। देहांत मतलब उनकी मौत हो गई है। इफ़न की दादी बीबी कहीं जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। एक दूसरे से तब जब वो चौथे में थे तब मिले थे। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी मतलब बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था।
अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था, वो भी कभी कभी मारती थी। अब भी कभी कभी घर को कचहरी समझकर, कचहरी मतलब क्या कि ऑफिस, उनके ऑफिस समझकर फैसला सुनाते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। कापियाँ यानी नोटबुक। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, हमी अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। दादी जो होती थी ना, वो अपने नाती पोतों को क्या करती थी, कहानियाँ सुनाती थी। कहानी से पता है हमारे मन में एक अलग प्रकार का मैसेज भी जाता है कि हमें कैसे वर्तमान स्थिति में रहना है, बड़ों से किस तरह से हमें व्यवहार करना है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, अगर हम बुरा काम करते हैं तो बुरा फल मिलता है। सोता है संसार, जागता है पाक, पाक यानी पवित्र। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। एक मुलुक, मुलुक मतलब देश, एक मुलुक में एक बादशाह रहा। बीजू पेड़ मतलब क्या, आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़। दादी क्या कहती थी कि सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। एक मुल्क में एक बादशाह रहा। और इस प्रकार की पंक्तियों से दादी अपनी कहानी शुरू करती थी। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी वाली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। यहाँ इस पैराग्राफ में दादी की जो भाषा जो थी वो पूर्वी लोकल लैंग्वेज थी। उसके पापा उसे बोलने नहीं देते थे, लेकिन जब वो अपने दादी से अपने पापा के बारे में कहता तो वह हंसकर बोलती थी, हाँ मेरा क्या है, मैं तो अनपढ़ गवारन हूँ, तू मेरी भाषा क्यों बोले, तू अपने अब्बा की ही भाषा बोलो। बात खत्म हो जाती थी और क्या होता था, कहानी शुरू हो जाती थी। तो वो बादशाह का की सकी तुरंत एक ठो हिरान मार लिया। तो क्या हो गया, बादशाह ने कहाँ से तुरंत एक हिरन मार के लेके आया। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपने दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए छेड़ती थी। मतलब वो क्या करती थी, वो जब भी कुछ बात करता था तो वो हंसती रहती थी, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। अलबत्ता मतलब जानबूझकर। तय काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटाओ को झाड़ू मारे, चल इधर आ।
वह डांट कर कहती, वो कहती तू क्यों उनके पास सबके पास जाता है, उनके मुंह पर हम झाड़ू मारेंगे, तू इधर आ जा। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता। अमावट पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई जो मोटी परत होती है उसको कहते हैं अमावट। तिलवा बन जाता, तिलवा मतलब तिल का लड्डू, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली, गुड़ की डली मतलब गुड़ का टुकड़ा, जैगरी का टुकड़ा गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया, गजब है ना, विलक्षण बात हो गई। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। मतलब क्या, परिवर्तन हो गया था, चेंजेस हो गए थे। यानी क्या, खाना मेज कुर्सी पर होता था, डाइनिंग टेबल। लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। बैंगन का भुर्ता पता है ना, बहुत टेस्टी होता है। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, राम दुलारी कौन है? टोपी की अम्मा, मतलब को टोपी की माँ। राम दुलारी खाना परोस रही थी कि टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। मतलब उन्हें ऐसे लगा कि ये क्या हो गया भाई, ऐसे थोड़ी हमारे कल्चर में होता है। ये लफ्ज, लफ्ज यानी शब्द, तो ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी कौन है? उसकी कौन है? दादी है, टोपी की दादी का नाम क्या है? सुभद्रा देवी। उन्होंने पूछा लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। तय कौनू मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली ले बाय कारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। आत्मा गनगनाना, कांपना। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। देखो मतलब क्या, राम दुलारी भी लोकल लैंग्वेज में ही बात करती थी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। मोर्चा मतलब एक्शन का, एक्शन बदल गई यहाँ से वहाँ। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए। गुस्सा पी जाना, चुप रहना, कुछ बोले ही नहीं। और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट लेकर आए। इसीलिए तो वो चुप थे, क्योंकि कलेक्टर साहब के पास से उनका ये काम होने वाला था। इसीलिए उन्होंने टोपी से कुछ भी उसकी दोस्ती के बारे में सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ अपना काम निकलवा दिया। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई। दुर्गति यानी बुरी हालत। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जैबे ओकरा घरे, मतलब क्या, तो फिर उनके घर जाएगा।
हाँ, अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटे मिलाऊ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। कुटाई यानी पिटाई। ये मुन्नी बाबू और भैरव उसके कौन है? बड़े भाई। हम एक दिन एको रहीमा कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। कबाबची मतलब कबाब बनाने वाला। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। टुकड़ा लगाया मतलब क्या? उसके बारे में शिकायत की। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। घिन्ना मतलब घृणा से। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यानी सच्चाई यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे इकन्नी रिश्वत की दी थी। रिश्वत मतलब वह उसका नाम न बोले, इसके लिए उसने उसको इकन्नी दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था, चुगली करने वाले में से नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देख रही हो? ना देखा रहा ओह दिन? मुन्नी बाबू ने कहा। तो उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। उसकी माँ ने उसको बहुत मारा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के लिए वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। ज्योग्राफिया मतलब क्या? जियोग्राफी, जिसको हम क्या कहते हैं? भूगोल। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल ले, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तो बोलियों तू ही लोगन को बोलती। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। टोपी ने क्या कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या करेंगे, दादी बदलेंगे। तुम्हारी दादी हमारे घर, हमारी दादी तुम्हारे घर, क्योंकि तुम जो भाषा बोलते हो वही मेरी भी दादी भाषा बोलती है। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते? एक ठो मतलब एक बार। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी, क्योंकि इरफान ने कहा नहीं, मैं हमारी दादी तो नहीं, क्योंकि आपकी दादी को कहानियाँ नहीं आती हो। जो माँ मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की माँ भी तो है, इरफान ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। हाँ,
तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र न करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया। टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। जिम्नेजियम व्यायामशाला। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता है। पाबंद मतलब बंधा हुआ। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। किसके बारे में ये बात हो रही है पता है? टोपी और इफ़न की दादी के बारे में। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। पुरसा दिया मतलब पूछा, बात की कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो अच्छा हो जाता। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली यानी ट्रांसफ़र। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। तबादला मतलब ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। एहसास मतलब अनुभूति। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। किसी ने भी टोपी के साथ दोस्ती नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला आया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ गया कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया।
देखो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। भृगु नारायण ए बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीलू बोला। क्लमजी मतलब बेढंगा। ए टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगी हो। लप्पड़ मतलब एक थप्पड़ में नाचेगा, जबान संभाल कर बात करो। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया मतलब डर गिर गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। शुष्कार दिया मतलब उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। मतलब क्या हो गया? कुत्ते ने टोपी को काटने की वजह से उसको पेट में 7 इंजेक्शंस लगाने पड़े। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, मतलब बाद में वहाँ उस तरफ गया ही नहीं। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी होगी। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए वो दोनों एक दूसरों से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। देखो यहाँ पे दाज मतलब क्या? चिढ़ाना। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, ठंडी के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए एक कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था, उन्हीं के लिए था, तो उतरन उतरन मतलब सेकेंड हैंड, उतारा हुआ। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वह टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया न जात पहना जाता है? दादी से बदतमीजी करते हो? मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो क्या हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, बहुत हंगामा किया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गई बाड़, सीता ने कहा। तू है दादी से टर्राव किए तो ना न चाही कि नो ऊ तोहार दादी बाड़ी। और इसने कहा कि तू अभी 10वें में जाएगा बच्चा, और अभी तू दादी से इस तरह से उलट जवाब दे रहे हो, तुमसे दादी बड़ी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना पड़ना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंचा गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ
तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। जबान की नोक में मतलब सबने उसको बहुत बातें सुनाई। सारे वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी यानी बुद्धू नहीं, वह काफी तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों की हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। मतलब इस प्रकार से उसे कोई भी ठीक तरह से पढ़ने नहीं देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह थर्ड डिवीजन में पास हो गया। यह थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में मतलब उसी कक्षा में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे यानी एक ही कक्षा में क्लास में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब यानी विचित्र लगता था, अच्छा नहीं लगता था। उस पर सितम यानी अत्याचार यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल यानी एग्जाम्पल यानी उदाहरण देते। क्या मतलब है साम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा यानी सारी कक्षा यानी सारा क्लास हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा मतलब गीली मिट्टी का पिंड गोला, क्योंकि अब तो 10वें में भी वह कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा यानी बड़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। नोटिस यानी उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पारसाल पूछूंगा। पारसाल मतलब बाद में पूछूंगा, अगले साल पूछूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ आई। बहुत अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आया। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, तमाम मतलब सबके सब बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लगे, वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। बिलबिला कष्ट के क्या कारण व्याकुल होकर रोना। हम लोग तो निकल जाएंगे
बाकी तू है तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए इलेक्शन के लिए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। आपको तो पता है कितना हंगामा, कितने लोग। वहाँ तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हुई तो घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तहान सर पर खड़ा है, लेकिन उनकी जो इलेक्शन के लिए जो जमानत होती है वह जब्त हो गई और इसी के कारण फिर घर में एकदम शांति हो गई। और टोपी को याद आया कि अभी अब उसकी एग्ज़ाम आई है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, नजर बद जो किसी स्थान पर निगरानी में रखा गया हो। रफ्तार अच्छी है, रफ्तार मतलब स्पीड। तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। और इसी प्रकार से दादी ने इस प्रकार का सर्टिफिकेट टोपी को दे दिया।